powered by ITIL. इजराइल कैसे बना इतना ताकतवर? इजराइल और ईरान दुश्मनी का एक नया दौर शुरू हो चुका है। ईरान दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक, जबकि इजराइल को बने 80 साल भी नहीं हुए। तराजू के पलड़े में रखें तो ईरान एक बड़ा देश है, आर्मी भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी दोनों देशों की इस लड़ाई में अगर आप विशेषज्ञों को सुनेंगे तो वो इजराइल का पलड़ा भारी बताएंगे। इजराइल की असली ताकत है अमेरिका, जिसकी ईरान से अदावत है और इजराइल अमेरिका का पक्का दोस्त। अमेरिका से मिलने वाली सैन्य मदद के चलते इजराइल काफ़ी ताकतवर है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या इजराइल की ताकत के पीछे सिर्फ अमेरिका है? आर्थिक पक्ष के आंकड़ों से देखेंगे तो ऐसा हरगिज नहीं दिखाई देता। प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से इजराइल कनाडा, जर्मनी, फ्रांस से भी आगे है। भूमध्य सागर के किनारे बसा महज 94 लाख की आबादी वाला ये देश दुनिया की टॉप 30 इकोनॉमीज में आता है। ऐसा हालांकि हमेशा से नहीं था। सैन्य शक्ति के मामले में इजराइल हमेशा ताकतवर रहा। 1967 में 6 डे वॉर के दौरान इजराइल ने अरब देशों की संयुक्त सेना को हराया, वो भी तब जब अमेरिका ने युद्ध में हाथ नहीं डाले थे। लेकिन इकोनॉमी के मामले में महज 3 दशक पहले तक इजराइल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। साल 1994 में इन्फ्लेशन 450% छू रहा था। ऐसा समझिए कि महंगाई 4.5 गुना प्रतिवर्ष की रफ्तार से बढ़ रही थी। फिर इजराइल ने ऐसा क्या किया कि आर्थिक रूप से इतना ताकतवर हो गया? इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है विपिन। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्से कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। इजराइल आज एक तेल उत्पादक देश है, लेकिन 1980 के दशक तक यहाँ तेल की खोज नहीं हुई थी। इजराइल के पास और कोई नेचुरल रिसोर्स भी नहीं था। इसके अलावा पड़ोसी देशों के साथ दुश्मनी के चलते बजट का बड़ा हिस्सा डिफेंस पर खर्च करना पड़ता था। जीडीपी का लगभग 5% हिस्सा एनर्जी इंपोर्ट में खर्च होता था। लिहाजा अमेरिका से मिलने वाली आर्थिक एड के बावजूद इजराइल की हालत खस्ता थी। जैसा पहले इन्फ्लेशन 450% पहुंच गया था। लोग शेकेल की बजाय अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसे में साल 1984 में इजरायली सरकार ने एक बोल्ड स्टेप लिया। इजराइल ने अपनी नई करेंसी जारी की और इसे नाम दिया गया न्यू शेकेल। नई करेंसी में लोगों का विश्वास मजबूत करने के लिए सरकार ने एक 5 सूत्री योजना लागू की। पहला, सरकारी खर्च में कटौती। सरकारी नौकरियां, वेलफेयर पेमेंट्स और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर खर्चे कम किए गए। इससे लोगों के पास पैसा कम हुआ, जिससे कंज्यूमर डिमांड कम हुई। दूसरा, टैक्स सिस्टम में सुधार। इससे सरकार की आमदनी बढ़ी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेहतर किया गया। तीसरा, इजराइल की एक बड़ी दिक्कत थी कि उसकी मुद्रा यानी शेकेल की कीमत लगातार गिर रही थी। इस गिरावट को रोकने के लिए सरकार ने नई करेंसी जारी की और फिर उसे एक वैल्यू पर फिक्स कर दिया। इससे इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा था, लेकिन यह कदम फिर भी उठाया गया ताकि लोगों का नई करेंसी में भरोसा बने। चौथा जो बड़ा कदम उठाया गया वो था कि बैंक ऑफ इजराइल को सरकार से पूरी तरह स्वतंत्र कर दिया गया। इससे बैंक को इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने और करेंसी जारी करने की आज़ादी मिली। भले ही सरकार इसके खिलाफ हो, यह कदम आसान नहीं थे, लोगों को तकलीफ हुई, लेकिन नतीजे जल्द ही दिखने लगे। धीरे धीरे लोग फिर से अपने देश की करेंसी का इस्तेमाल करने लगे। 1980 के दशक के अंत तक मुद्रास्फीति काबू में आ गई। इजराइल की प्रति व्यक्ति जीडीपी $9,000 हो गई थी। यह अमेरिका के मुकाबले आधी थी, लेकिन फिर भी एक बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद 1980 के दशक के अंत में इजराइल के लिए एक गेम चेंजर मोमेंट आया। 1989 के आसपास इजराइल ने समुद्र के अंदर प्राकृतिक गैस की खोज कर ली, जिसके चलते वो एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर बन गया। सऊदी और कतर जैसे देशों के उदाहरण से हमने देखा है कि तेल से इकोनॉमी का काफी बूस्ट मिल सकता है। लेकिन ये तमाम देश अब तेल पर डिपेंडेंसी छोड़ टूरिज्म जैसे सेक्टर्स में निवेश कर रहे हैं। इजराइल ने ये काम पहले ही कर लिया था। इजराइल में कई धार्मिक स्थल थे जो अलग अलग धर्मों के लोगों के लिए महत्वपूर्ण थे। लिहाजा 1990 से ही इजराइल ने टूरिज्म का महत्व समझते हुए इस सेक्टर में निवेश करना शुरू कर दिया। टूरिज्म से भी इकोनॉमी को बूस्ट मिला। इससे बड़ी मात्रा में देश में फॉरेन करेंसी आई और फॉरेन रिजर्व को मजबूती मिली।
पर्यटन से इजराइल की इकोनॉमी को काफी अच्छी मदद मिली। लेकिन इजराइल की इस तरक्की के पीछे की असली वजह कुछ और थी। रिसर्च और डेवलपमेंट। आज भी इजराइल अपनी जीडीपी का 4.5% R&D पर खर्च करता है, जो कि अमेरिका जैसे देशों के मुकाबले 2 गुना है। इस इन्वेस्टमेंट ने इजराइल को हाईटेक इंडस्ट्रीज का ग्लोबल हब बना दिया। सेमीकंडक्टर्स, वेपन सिस्टम और डायमंड प्रोसेसिंग, ये सब इजराइल की स्पेशलिटी बन गए। इजराइल दुनिया के सबसे बड़े एडवांस सेमीकंडक्टर प्रोड्यूसर्स में से एक है। इसकी मिलिट्री ज़रूरतों ने इसे वर्ल्ड लीडिंग वेपन सिस्टम मैन्युफैक्चरर बना दिया। तेल अवीव के आसपास का इलाका सिलिकॉन वैली के नाम से मशहूर हो गया। ये नाम अमेरिका के सिलिकॉन वैली से प्रेरित था। यहाँ ना सिर्फ लोकल कंपनियां पनपी, बल्कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की कई इंटरनेशनल कंपनियों ने भी अपने हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज और रिसर्च सेंटर्स खोले। लेकिन ये सब हुआ कैसे? इसका जवाब है एक यूनिक गवर्नमेंट प्रोग्राम। 1980 के दशक के अंत में जब इकोनॉमी स्टेबल हो गई थी, सरकार ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया जो इनोवेशन को प्रोत्साहित करता था। सरकार ने प्राइवेट इन्वेस्टर्स को इनकरेज किया कि वो इजरायली बिजनेस में पैसा लगाएं। बदले में उन्हें टैक्स में छूट और ज़ीरो इंटरेस्ट लोन दिए गए। ये प्रोग्राम ताइवान की स्ट्रेटेजी से प्रेरित था, जहां सरकार ने सीधे सीधे TSMC जैसी कंपनियों में इन्वेस्ट किया था। लेकिन इजराइल ने इसे और बेहतर बनाया। आखिर क्यों? क्योंकि सरकारी पैसे का निजी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कई बार भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा दे सकता है। इजराइल में भ्रष्टाचार की समस्या थी और लोगों का सरकार पर भरोसा पहले से ही काफ़ी कम था। इसलिए उन्होंने एक हाइब्रिड मॉडल अपनाया। इस मॉडल में प्राइवेट इन्वेस्टर्स को अपना पैसा इजरायली स्टार्टअप्स में लगाने के लिए इंकरेज किया गया। उन्हें प्रेरित किया गया कि वो अपना पैसा यहाँ पर लगाए। बदले में सरकार ने उन्हें ज़ीरो इंटरेस्ट लोन दिए और टैक्स में बड़ी छूट भी थी। सबसे अच्छी बात ये थी कि चूंकि ये लोन वापस चुकाए जाने थे, इसलिए इजराइल सरकार ने बिना कोई पैसा खर्च किए अपनी एडवांस इंडस्ट्रीज़ को विकसित कर लिया। इस स्ट्रेटेजी का एक और बड़ा फ़ायदा 1990 के दशक आते आते इन्हें मिलना शुरू हो गया। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद करीब 10 साल सोवियत साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स इजराइल आ गए। ये लोग अपने साथ बहुमूल्य स्किल्स और नॉलेज लेकर आए थे। इजराइल ने इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया। इन हाई स्किल्स इमिग्रेंट्स ने इजराइल के टेक सेक्टर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। उनकी एक्सपर्टीज़ ने देश की इनोवेशन क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया। इजराइल के पॉपुलेशन चार्ट में इस समय एक बड़ा उछाल देखा जा सकता है, जिससे पता चलता है कि 1990 से 2000 के दशक में इजराइल की आर्थिक तरक्की का असर उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ पर भी पड़ा। आज इजराइल की कंपनियां भले ही सैमसंग या एप्पल जितनी मशहूर नहीं हैं, लेकिन वह अपने अपने क्षेत्रों में काफ़ी अग्रणी हैं। वे छोटे कंज्यूमर फोकस इंडस्ट्रीज़ में काम करती हैं, जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स। इजराइल की कंपनियां छोटी हैं लेकिन ज़्यादा संख्या में हैं, जो वास्तव में एक अच्छी बात है। इसके बरक्स साउथ कोरिया जैसे देश हैं जिन्होंने खूब तरक्की की है, लेकिन साउथ कोरिया की सिर्फ एक कंपनी सैमसंग का रेवेन्यू देश की जीडीपी का 20% है, जो इकोनॉमी को एक कंपनी के प्रदर्शन पर बहुत ज़्यादा निर्भर बना देता है। अब बात अगर इजराइल की इकोनॉमी की करें तो वो दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स में शुमार है। इजराइल की कुल जीडीपी $488 बिलियन है, जो उसे दुनिया की 29वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाती है। यह आयरलैंड और नॉर्वे जैसे देशों के बराबर है। लेकिन असली कमाल तो प्रति व्यक्ति जीडीपी में है। लगभग $52,000 की प्रति व्यक्ति जीडीपी के साथ इजराइल कनाडा, जर्मनी, जापान और यहाँ तक कि हांगकांग से भी आगे है। ये दुनिया का 15वां सबसे प्रोडक्टिव देश है। पिछले 3 दशकों में इजराइल की इकोनॉमी ने औसतन 7% की दर से ग्रोथ की है। ये दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती इकोनॉमीज़ के बराबर है। सिर्फ पिछले दशक में देश ने अपनी आउटपुट को लगभग दोगुना कर दिया है। फिर भी हर सफलता की कहानी में चुनौतियां ज़रूर होती हैं और इजराइल भी इससे अछूता नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती मसलन इनइक्वालिटी। जैसे जैसे इजराइल की इकोनॉमी बढ़ी है, वैसे वैसे अमीर और गरीब के बीच की खाई भी बढ़ा दी है। ये लंबे समय सोशल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए खतरा बन सकता है। दूसरी चुनौती है ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक सेक्टर। हालांकि टेक इंडस्ट्री ने इजराइल को समृद्धि दी है, लेकिन इस पर ज़्यादा निर्भरता खतरनाक हो सकती है। अगर ग्लोबल टेक मार्केट में कोई बड़ा उतार चढ़ाव आता है तो इजराइल की इकोनॉमी पूरी तरह प्रभावित हो सकती है। इजराइल की इकोनॉमी के लिए
तीसरा और सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है जियोपॉलिटिकल टेंशन। शुरुआत में हमने आपको बताया था कि 1980 के दशक में इजराइल की इकोनॉमी ढलान पर थी। तब इजराइल आर्थिक संकट के कुछ कारण थे। 1973 में योम किपुर युद्ध के बाद के वर्षों में इजराइल की इकोनॉमी पर काफ़ी नेगेटिव असर पड़ा। दूसरा बड़ा कारण था 1982 में शुरू हुआ लेबनान युद्ध और लड़ाई के चलते इजराइल की इकोनॉमी पर बड़ा असर पड़ा था। तो क्या वर्तमान गाजा युद्ध और प्रोबेबल इजराइल ईरान युद्ध से इजराइल की इकोनॉमी पर एक और बार संकट पड़ सकता है? ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 7 अक्टूबर के हमास के हमले के बाद के हफ्तों में देश की जीडीपी यानी कुल आय 4.1% कम हो गई है। 2024 की पहली 2 तिमाहियों में भी यह और गिरी। युद्ध से पहले इजराइल की अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही थी। 2021 में इसकी सालाना आय 6.8% और 2022 में 4.8% बढ़ी थी, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। इजराइल के बैंक ने 2024 के लिए विकास का अनुमान 2.8% से घटाकर 1.5% कर दिया है। युद्ध की वजह से इजराइल को 2025 तक करीब 67 अरब डॉलर का खर्च उठाना पड़ेगा। अमेरिका से इजराइल को 4.5 अरब डॉलर मिले हैं। इस मदद के बावजूद इतना पैसा जुटाना मुश्किल होगा। इसका मतलब है कि इजराइल को अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ सकती है या और कर्ज लेना पड़ सकता है। युद्ध का असर इजराइल के कई क्षेत्रों पर पड़ा है। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार 2024 में 60,000 तक इजरायली कंपनियां बंद हो सकती हैं। कई कंपनियां नए प्रोजेक्ट्स को टाल रही हैं। पर्यटन भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। हर 10 में से 1 होटल बंद होने के कगार पर खड़ा है। लड़ाई और आगे बढ़ी या ताज़ा संघर्ष ने व्यापक रूप लिया तो ये संकट आगे और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। विश्व इकोनॉमी के नज़रिए से देखें तो केवल एक स्थायी युद्ध विराम ही इजराइल की इकोनॉमी को दोबारा पटरी पर ला सकता है। बहरहाल इसी नोट पर आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त करते हैं। तारीख के इस एपिसोड के लिए तमाम जानकारियाँ जुटाई हैं हमारे साथी कमल ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।